हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है प्रांजल सिंह और आज मैं आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नई सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक ऐसा टॉपिक जो हर लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक जज बनना चाहते हैं तो उसके इंटरव्यू में यह बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो आपके ऑफिस में यह बहुत काम आएगा। और अगर आप केवल एक लॉ स्टूडेंट है जो अभी अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्स का यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ ही साथ हमारे देश की जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बीएनएसएस के अंतर्गत एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। हमें यह बात तो अच्छे से पता है कि आज हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो है पुरानी सीआरपीसी का नया रूप। तो इसको बारे में हमें बताने की जरूरत तो नहीं है। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि बीएनएसएस और बीएनएस में फर्क क्या है, हम इस एक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। जो बीएनएस है यानी कि नई आईपीसी, उसमें यह बताया जाता है कि कौन सा कार्य एक क्राइम होगा। लेकिन जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं यानी कि नई सीआरपीसी, वहां पे यह बताया जाता है कि अगर कोई क्राइम हो गया तो किस प्रोसेस के तहत किसी इंसान को सजा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ के और चीजें देखते हैं। ट्रायल की कुछ स्टेजेस को भी देख लेते हैं, प्री ट्रायल, ट्रायल और पोस्ट ट्रायल। तो जो एफआईआर आज हम पढ़ने वाले हैं वो इसी प्री ट्रायल का पार्ट है और आज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ क्राइम में एफआईआर क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक ऑफेंस कमिट होता है जो कि तय किया जाता है बीएनएस में कि यह एक्ट ऑफेंस था कि नहीं। उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आगे की पूरी कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन की, कि कोई जाए और जाके ये बताए कि हां सर ऐसा कोई अपराध हो गया है, अब आप आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को कहा गया है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये समझ लेते हैं कि हमारे देश में एफआईआर का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। अगर आप इस चीज को देखें तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑफेंसेस होते हुए दिख रहे हैं। यहां पे कोई किसी को धक्का मार रहा है, यहां पे किडनैपिंग हो रही है, यहां पे भी किडनैपिंग हुई है, यहां पे रैंसम ले रहा है, यहां थेफ्ट हुआ है, यहां शायद अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। ये जो इतने सारे ऑफेंसेस हुए हैं, इनका अल्टीमेट गोल है कि ये कोर्ट तक जाएं और इनको सजा हो इनके गलत कामों के लिए। लेकिन क्या जज का काम है कि इन लोगों को पकड़ के लाए कोर्ट में और वहां सजा दे? नहीं। इसलिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी होती है पुलिस की कैटेगरी, जिनका काम है कि अगर कभी कोई ऐसा ऑफेंस हो तो उनको कोर्ट तक यानी कि उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम पुलिस का होता है। और पुलिस भी ये काम कैसे करेगी सर? पुलिस बिना किसी एफआईआर के यानी बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के इस काम को नहीं कर सकती, जिसको हम एफआईआर कहते हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं एफआईआर की मीनिंग को। एफआईआर की मीनिंग को समझना बहुत ही आसान है। एफआईआर का मतलब होता है पहली बार जब कभी किसी क्राइम की रिपोर्टिंग करी जाए, और ये एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। किसको सर? पुलिस को, यानी कि एफआईआर केवल पुलिस को ही दर्ज कराई जा सकती है। उसके साथ ही साथ ये बताता है किसी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के कमीशन को, यानी कि एफआईआर केवल और केवल कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस में ही हो सकती है। अब ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है इसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हमें यह समझ में आ गया कि पहली बार जब किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस को बताया जाता है जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होना चाहिए पुलिस को, तो उसको हम एफआईआर कहते हैं। और एफआईआर का इफेक्ट क्या होता है सर? एफआईआर का इफेक्ट ये होता है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो मोशन में आ जाता है। जैसा कि हमने देखा कि जो क्रिमिनल लॉ है वो काम करना तब शुरू करेगा जब आप उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसका एड्रेस कहां है। तो जो नई सीआरपीसी है उसमें सेक्शन नंबर 173 बताता है एफआईआर के बारे में, और जो पुरानी सीआरपीसी थी उसका सेक्शन नंबर 154 एफआईआर के बारे में बात करता था। अब हमने यहां पे देखा कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कुछ होता है जिसमें केवल एफआईआर हो सकती है। तो जल्दी से ये देखते हैं कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध, इस चीज का जिक्र आप केवल इस बात से समझ सकते हैं कि जो सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं उनको कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहा जाता है। और इन चीजों में कई बार देखा गया है कि यहां पे बिना वारंट के भी अलाउड होता है पुलिस को अरेस्ट करने के लिए, जो किसी और वीडियो का टॉपिक है। लेकिन अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा अपराध कॉग्नाइजेबल है या नहीं? तो इसका जवाब भी आपको सीआरपीसी में मिलता है। कौन सी शेड्यूल में सर? जो शेड्यूल 1 है सीआरपीसी की, यानी कि बीएनएसएस की जो नई सीआरपीसी है, वो बात करती है जो मोर सीरियस ऑफेंसेस है उसने एक टेबल में कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि यहां पे सर क्या है, वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हैं। तो अगर आपको यह पता करना है कि कोई ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है या नहीं, तो आपको अपनी बीएनएसएस की बैरक में ही जाना है और आखिरी के पन्नों में आपको मिलेगा शेड्यूल 1, जहां आपको सारे ऑफेंसेस के बारे में पता चलेगा कि इन ऑफेंसेस में आपकी एफआईआर होगी या नहीं होगी। तो जो ऑफेंसेस कॉग्नाइजेबल नहीं है उसमें एफआईआर नहीं होगी तो क्या होगी? उसमें कंप्लेंट होती है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जल्दी से देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ एफआईआर को। एसेंशियल्स ऑफ एफआईआर में सबसे पहले है इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास एक लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी
कमीशन ऑफ ऑफेंस की। इस बात को भी हम देख चुके हैं कि यह इंफॉर्मेशन किसी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ यह एफआईआर लिखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। लेकिन उसके साथ ही साथ यहां पे वुमेन पुलिस ऑफिसर भी लिखा गया है। हम आगे अभी देखेंगे कि जब कभी भी वुमेन के साथ कोई सीरियस ऑफेंस कमिट किया जाता है तो यह जिम्मेदारी वुमेन पुलिस ऑफिसर की होती है कि वो इस एफआईआर को लिखें। और ऐसा क्यों है इसको हम आगे समझेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद एफआईआर ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकती है, यानी कि आप मुंह से बोल के भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद यह एफआईआर ज्यूरिसडिक्शनल और नॉन ज्यूरिसडिक्शनल दोनों हो सकती है, यानी कि जिस एरिया में आपके साथ अपराध हुआ है वहां पे भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और उसके बाहर भी। उसके साथ ही साथ सिग्नेचर ऑफ इंफॉर्मेंट, जिस आदमी ने एफआईआर दर्ज करवाई है उसका साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एफआईआर के लिए लेजिटिमेट होने के लिए। उसके बाद ही एफआईआर की जो जितना भी सब्सटेंस है वो एक बुक में लिखना पुलिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉपीज ऑफ एफआईआर से, यानी कि अगर एफआईआर बना ली गई तो उसकी कॉपीज कितनी बनती हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अगर एफआईआर हुई तो सबसे पहले एक कॉपी जाती है पुलिस स्टेशन के पास जहां पे वो लिखी गई है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो उस ऑफेंस का कॉग्नाइजेंस लेंगे उनके पास भी एक कॉपी जाती है और आखिरी में कॉपी आती है इन्फॉर्मेंट के पास जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एफआईआर की जर्नी को भी समझ लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एफआईआर रजिस्टर कराई जाती है तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का क्लॉज है जो हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि अगर कभी भी कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा 3 साल से 7 साल के बीच है तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, यानी कि वो ये काम कर सकता है कि वो शुरुआती तौर पर यह जांच कर सकता है कि इसमें एफआईआर बनती है भी या नहीं, या अगर उसको कोई डाउट हो, और अगर उसने ये डाउट क्लियर कर लिया तो फिर उसको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी, और अगर उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करी तो वो फर्स्ट टाइम ही एफआईआर रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट जाके जमा करती है कोर्ट में, और जिसके बाद हमारा कोर्ट जो है अपना केस चालू करता है और हमारे यहां पे मुजरिमों को सजा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये देखते हैं कि एक एफआईआर के अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए। इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है गोरले एस नायडू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। यह है 2003 का केस सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कभी भी एफआईआर को इंसाइक्लोपीडिया की तरह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एफआईआर के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर के लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी प्रिसाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखिए ताकि जिसको भी इसका कॉग्नाइजेंस लेना है और उस क्राइम का जो मैग्नीट्यूड है उसको समझना है, बस उतना समझ में आ जाए। इतनी इंफॉर्मेशन एक एफआईआर में होनी चाहिए, 10 पन्नों में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एफआईआर फाइल कौन कर सकता है, और यहां पे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस बात तो यह है कि जो विक्टिम है वो अपनी एफआईआर खुद दर्ज करवा सकता है। उसके बाद थर्ड पर्सन, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उस अपराध को होते हुए देखा, अगर आप गाड़ी से जा रहे थे और आपने देखा कि किसी ने चोरी करके भागा, तो आप भी जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद अक्यूज्ड खुद, आपने कई मूवीज में देखा होगा कि लोग आके सरेंडर करते हैं, तो अक्यूज्ड खुद भी आके अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकता है या किसी और मामले में क्रॉस एफआईआर करवा सकता है। उसके बाद पुलिस सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस ले सकती है किसी अपराध के होने का, यानी कि पुलिस को खुद से पता चला कि कोई अपराध हुआ तो पुलिस खुद भी एफआईआर लिख सकती है, और उसके बाद कोर्ट भी पुलिस को जाके ये बता सकती है कि आप एफआईआर दर्ज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एफआईआर का। ये कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में तो था लेकिन सीआरपीसी की बैरक में लिखा नहीं था, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी टाइप्स ऑफ एफआईआर में मेजरली 2 टाइप्स हैं, एक ज्यूरिसडिक्शनल और एक नॉन ज्यूरिसडिक्शनल। ज्यूरिसडिक्शनल का मतलब होता है कि एक नॉर्मल एफआईआर, अगर आपके साथ कानपुर में कोई अपराध हुआ है तो आप कानपुर के थाने में जाके उसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। लेकिन एक नॉन ज्यूरिसडिक्शनल एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में लाई करता है, जो बीएनएसएस में स्पेशली डाला गया है, और गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया था कि इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया है हमारे लॉ में, और इस चीज को फाइनली हमारे लॉ में जगह मिली। ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है जो केस लॉस के थ्रू फॉलो किया जाता था इससे पहले, लेकिन अब बेयर एक्ट में इसको जगह मिल गई है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब केवल इतना है कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई अपराध हुआ और उस जगह पे पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करवा रही है, या आप उस जगह पे एफआईआर दर्ज करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आप उस जगह को छोड़ के कहीं पे भी जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब समझना बड़ा आसान है। आसाराम बापू का केस, ये केस हुआ था कहां पे सर? ये केस है जोधपुर राजस्थान का, लेकिन जो पीड़ित थी उसका जोधपुर में कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं करवा रहा था, तो उसके बाद वो कहां आई? कमला मार्केट पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में, यानी कि केस था राजस्थान का, उसकी एफआईआर हुई दिल्ली में, और जीरो एफआईआर के नाम से वो एफआईआर दर्ज करी गई, और उसके बाद वापस उसको जोधपुर भेजा गया और उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया गया। यही है जीरो एफआईआर की सबसे बड़ी खूबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। अब इस बात को ध्यान रखिए कि नई जो सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस है, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में क्या बात करी गई है। उसमें बोला गया है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होना चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है एफआईआर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में हो सकती है। अगर कोई ऐसा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है जिसकी सजा 3 से 7 साल के बीच है, तो उसमें जो पुलिस अधिकारी है वो डीएसपी, कम से कम डीएसपी लेवल के अधिकारी से परमिशन लेके एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, जिसकी रिपोर्ट वो 14 दिन के अंदर किसको सबमिट करेगा? वापस आके सबमिट करेगा, और उसमें ये बात बताएगा
कि प्राइमा फसाई केस बनता है कि नहीं। यानी कि हमेशा आपने देखा होगा कई बार लोग आते हैं जबरदस्ती केस बनाते हैं और एफआईआर लिखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया। यानी कि पुलिस अगर चाहे कोई ऐसा कॉग्नाइजेबल ऑफेंस जिसमें 3 से 7 साल के बीच की सजा है, तो वहां पे वो सिंपल सा एक काम कर सकती है। और वो क्या काम है सर? सिंपल तरीके से वो जाए और जाके एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, जिसकी रिपोर्ट वो 14 दिन में सबमिट करे और फिर यह बात तय करे कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलिए, यह पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ईएफआईआर का। जब हमारी पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, हमारे देश में खाना ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, जो गाड़ियां हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर हो रही है, जब सब चीज ऑनलाइन हो रही है, तो एफआईआर जैसी इंपॉर्टेंट चीज ऑनलाइन क्यों नहीं? इसीलिए हमारी नई सीआरपीसी में इस चीज का भी प्रावधान किया गया है, ईएफआईआर का। यानी कि जो भी इंसान ऑनलाइन एफआईआर को दर्ज करवाता है, उसको केवल एक काम करना पड़ेगा, 3 दिन के अंदर फिजिकली आके उसमें अपना साइन करना पड़ेगा, ताकि इस बात को प्रूफ किया जा सके कि हां, ये जो एफआईआर थी ये किसी आदमी ने सही तरीके से करी। अभी रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग दूर से बैठ के बल्क में एफआईआर कर रहे हैं, पुलिस परेशान हो रही है। इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जो एफआईआर हुई है वो सही एफआईआर हुई है, इस चीज का प्रावधान किया गया कि 3 दिन के अंदर आप आइए और आके आप क्या करिए सर, उस पर साइन करिए और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? अगर नहीं हुआ तो ये एग्जांपल आपके बहुत काम आएगा। अब आप मान लीजिए आप गोवा गए और गोवा में आपके साथ कोई क्राइम हुआ। पूरे इंडिया में आपको गोवा ही जगह मिली घूमने की, क्योंकि जगह अच्छी है। वहां पे ये जयकांत शिकड़े नाम के आदमी थे और उन्होंने बोला कि ये एरिया मेरा है, मैं इस एरिया का जयकांत शिकड़े। अब आपकी एफआईआर इस पूरे गोवा में कहीं नहीं हुई, तो आप जहां से भी घूमने आए थे, मान लेते आप मध्य प्रदेश आए थे, तो आप वापस मध्य प्रदेश जाइए, वहां जाके जीरो एफआईआर दर्ज कराइए और आपका काम सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वुमेन एफआईआर का जो हमारे पास स्पेशल जो इसमें चीजें लिखी हुई है बीएनएसएस में, उस पर जरा नजर डालते हैं। ये इतने सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं, 64, 65, 66, 67 एक्सेट्रा। ये कौन से सेक्शन है सर? रेप का है, एसिड अटैक का है, इसके अटेम्प्ट का है। तो अगर कोई भी ऐसी महिला है जिसके साथ ऐसा सीरियस ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसकी एफआईआर केवल वुमेन पुलिस ऑफिसर ही लिखेगी। ये बात बीएनएसएस में साफ साफ लिखी हुई है। उसके साथ ही साथ अगर ऐसा कोई ऑफेंस उसके साथ हुआ है, यानी कि रेप हुआ है, एसिड अटैक हुआ है, और उससे उसको टेम्पररी या परमानेंटली कोई डिसेबिलिटी हो गई है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, उसका हाथ टूट गया हो या उसको कोई और डिसेबिलिटी हुई हो या वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई हो, तो उस परिस्थिति में महिला पुलिस ऑफिसर ही एफआईआर लिखेगी। उसके साथ ही साथ उसके घर पे जाके लिखेगी या कोई ऐसी जगह जहां वो महिला कंफर्टेबल हो, और उसके साथ ही साथ एक इंटरप्रेटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात आपको मिल जाएगी बीएनएसएस के सेक्शन 173 में, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी करी जाएगी और पुलिस पूरी की पूरी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द यह बयान मजिस्ट्रेट के द्वारा नोट करवाया जाए, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में यह चीज हो। चलिए, यह बात भी क्लियर हो गई। अब एक बात बताइए कि अगर आप कभी भी एफआईआर लिखवाने गए और एफआईआर लिखने से किसी ने मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आप सब समझदार बच्चे हैं, आप लोग बोलेंगे कि हम जीरो एफआईआर करेंगे। वो बात तो सही है, लेकिन एक दूसरी रेमेडी भी है। अगर कभी भी आपकी एफआईआर लिखने से पुलिस मना कर दे, और यह बात मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, बेयर एक्ट में लिखी हुई है, तो आपको जाना होगा एसपी के पास, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस के मेन अध्यक्ष हैं, एसपी, उनके पास आप जाएंगे। और अगर वो भी आपकी बात नहीं माने, तो आप जाएंगे दूसरे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास। कौन होते हैं ये? डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, ऐसे अधिकारियों के पास। ये लोग भी अगर आपकी बात ना सुने, तो आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, और अगर मजिस्ट्रेट भी आपकी बात ना सुने, तब आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। यानी कि एक फॉलो चार्ट है जो आपको करना चाहिए अगर आपकी पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, और ये बात बेयर एक्ट में लिखी है। एक सवाल यहां से उठता है, बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है इंटरव्यू में, कि सर हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप अपनी रिट की एक पावर को एक्सरसाइज करके तो बिल्कुल जा सकते हैं हाई कोर्ट, लेकिन वहां हाई कोर्ट आपसे यह पूछेगा कि आपके पहले की रेमेडीज आपने एग्जॉस्ट करी कि नहीं। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है सीधे हाई कोर्ट आने का, तो आप शायद वहां पे ना जा पाएं या आपकी पिटीशन डिसमिस हो जाए। चलिए, यह बात भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद एफआईआर का सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है ललिता कुमारी का केस। ललिता कुमारी का केस हमेशा फॉलो किया जाता है एफआईआर के लिए, और यह जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बीएनएसएस पे भी एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या हुआ था सर? 5/5/2008 यानी कि 5 मई 2008 की बात है। ललिता कुमारी, जिसकी उम्र केवल 6 साल थी, वो किडनैप हो गई। किडनैप कैसे हुई? वो रात को 9 बजे घर से बाहर निकली, आधे घंटे तक वापस नहीं आई। घर वाले बाहर गए ढूंढने, तो उनको देखा कि बच्ची घर पे नहीं है। पता चला कि बच्ची वहां पे किडनैप हो गई। ये बात है लोनी गाजियाबाद की। फिर पुलिस वाले के पास तुरंत घर वाले गए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। पुलिस फिर उसके जो घर वाले थे वो गए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी के पास, और एसपी के कहने पे पुलिस वालों ने काम तो किया, यानी कि एफआईआर तो दर्ज करी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। इन पूरे के पूरे चीजों से परेशान होकर फाइनली इन्होंने क्या किया सर? आर्टिकल 32 का एक्सरसाइज किया और सुप्रीम कोर्ट गए और हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी और बोला कि हमें हमारी बच्चे की बॉडी प्रोड्यूस करी जाए और पुलिस सही से काम करे। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया सर? बहुत सारे गाइडलाइंस को रिलीज किया।
क्या थे गाइडलाइंस? सबसे पहले बोला गया कि ये मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 21 के बारे में बहुत बड़ी बात करी गई और इनमें से एक राइट जो है वो एफआईआर का भी है। एक इंसान का एक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है कि उसका एफआईआर दर्ज किया जाए। उसके साथ ही साथ क्या बोला गया? मैंडेटरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन है, यानी कि पुलिस वाले के ऊपर डिस्क्रिशन नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करे या ना करे। अगर कोई इंसान आया है तो उसकी एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी पुलिस को। चलिए सर, उसके बाद क्या बोला गया? यहां पे लिखा है कि सेक्शन नंबर 154 जो कि पुरानी सीआरपीसी में था, यहां पे भी यही बात लिखी हुई है कि शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस का डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उसको एफआईआर नोट करनी है कि नहीं। और उसके साथ ही साथ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में भी बात करी थी। किसने सर? हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए ललिता कुमारी का केस भी आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। चलिए, यह बात तो क्लियर हो गई। मैंडेटरी एफआईआर है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट है वो उनको सबमिट करनी होती थी 15 दिन में, लेकिन अब नई सीआरपीसी में ये 14 दिन हो चुकी है। अब इससे पहले कि आप इस वीडियो को एंड करें, मुझे आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहली तो ये कि अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे, और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करना चाहते हैं और इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंडिया की बेस्ट जुडिशरी टीचिंग टीम है। इसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं PS, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ बाकी के जितने भी अच्छे फीचर्स हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे दिलाता है। अब अगर आगे बढ़ें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। अगर आप में से कोई ऐसा लर्नर है जो अपने एजुकेटर के साथ वेल कनेक्ट होकर अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन आगे बढ़ाना चाहता है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे जुडिशरी आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है मेरे साथ पढ़ाई। बाकी जो आप जुडिशरी के सब्सक्रिप्शन में पढ़ेंगे वो तो है ही, और उसके साथ ही साथ मैं आपको गाइड करूंगा अदर लॉ एग्जाम्स के लिए, PG वाले एग्जाम्स के लिए, दूसरे जैग और अदर एग्जाम्स के लिए, जुडिशरी के लिए तो मैं आपको गाइड करूंगा ही करूंगा। और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं उसमें भी गाइड करने वाला हूं। तो आप में से वो लर्नर जो मेरे साथ जुड़ के अपने इस जुडिशरी आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन के थ्रू, मेरी मेंटरशिप के थ्रू अपने जुडिशियल या लीगल जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, वो जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे कोड के साथ जिसका नाम है PS। इसके साथ ही साथ आप सब अनिल खन्ना सर को जानते हैं, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो अनिल खन्ना सर के साथ जुड़ के अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन ऑफलाइन शुरू करना चाहता है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनिल खन्ना सर के बैचेस साल में केवल 2 ही बार आते हैं। तो जो जुलाई वाला बैच है उसका अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करता है अनिल खन्ना सर के साथ, तो उसको 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री मिलता है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान है पूरे मार्केट में जुडिशरी के लिए। तो आपको ना सिर्फ ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा बल्कि ऑनलाइन के सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन के साथ आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से वो सभी लर्नर्स जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो पोस्ट ग्रेजुएट भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑफर है। अगर आपने हमारे 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 1 साल फ्री, यानी कि आप 2 साल के लिए हमारे जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसमें अगर आपने 7499 एक्स्ट्रा पे किया तो हम आपको क्लैट PG का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी देते हैं 1 साल के लिए, यानी कि अब आप जुडिशरी के साथ साथ क्लैट PG की भी तैयारी कर सकते हैं। इन सभी चीजों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।